सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक नए विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं विचार मंच पर। जैसा कि हमने बताया कि हम निरंतर अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे, तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं। जिस विषय का नाम है कि मनुष्यों की उत्पत्ति और अलग अलग समूहों में बंटना, आर्य कब भारत में आए। ये साथियों एक किताब है जिसकी मैंने फोटो लगा के रखी है, आरंभिक भारतीय। ये टोनी जोसेफ जी ने लिखी है इस किताब को। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। और इस किताब के अंदर इतने सारे रिसर्च हैं और जिन रिसर्चों से ये सिद्ध किया गया कि कब भारत में कौन सा समूह कब आया, कौन भारत का आरंभिक भारतीय है, हड़प्पा के लोग कौन थे, जाति व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, क्या आर्य बाहर से आए थे। इस किताब के ऊपर लिखा हुआ है हमारे पूर्वज कौन थे, उनका आगमन कहाँ से हुआ। ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जानकारी हर मनुष्य चाहता है। तो इस किताब में से हमने ये सारे टॉपिक लिए हैं जो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, बहुत विस्तृत जानकारी यदि लेना चाहते हैं। बहुत बढ़िया किताब है ये। तो साथियों, अब हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं। हम यहाँ से चर्चा इसकी शुरू करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। दुनिया में मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हमें देखते हैं कि दुनिया में मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य अफ्रीका में मिलते हैं। हम बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं। होमो सैपियन की शुरुआत लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व होती है। हम सब जितने भी इंसान हैं आज की तारीख में पूरी दुनिया में, सब होमो सैपियंस हैं। इसमें कई प्रजाति थी, जैसे होमो इरेक्टस, होमो डेविल्स ग्रेसिंस, होमो निएंडरथल्स और होमो सैपियंस। वर्तमान में होमो सैपियंस जो प्रजाति है वो बची हुई है, बाकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें हम सभी शामिल हैं, जितने भी दुनिया में मनुष्य के रूप में लोग हैं। पहली बात यह है जिसको हमको ध्यान रखना है कि दुनिया में मानव की उत्पत्ति का जो साक्ष्य है, पहला साक्ष्य, वो अफ्रीका में मिलता है। इसलिए हमको इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है। दूसरा, जो डीएनए के रिसर्च के अनुसार अफ्रीका के बाहर से सारे मनुष्य अफ्रीका से आए, यानी जितने भी हमारे दुनिया भर में जो मनुष्य हैं वो सारे मनुष्य अफ्रीका से ही अलग अलग देशों में पलायन हुए। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के जो परिवार थे या ग्रुप्स थे वो सारे दुनिया में फैले। अब जो भी दुनिया में नस्लें हैं, जो भी लोग हैं, वो उनका जो है डीएनए जो है एक ही आबादी के वंशज हैं। वो कौन सी आबादी, उनके पूर्वज कौन हैं, वो अफ्रीका से जो दुनिया में लोग फैले हैं वही पूरे दुनिया के लोगों के वंशज हैं, पूर्वज हैं, जो लगभग 70,000 साल पहले यूरोप से आए थे। वहां से पूरी दुनिया में फैल गए। पहले यूरोप के देशों में आए अफ्रीका से, वहां से फिर पूरे दुनिया में फैले। और ये रिसर्च साथियों, जो डीएनए है, अनुवांशिकी जो विज्ञान है, उस विज्ञान के रिसर्चों पर ये आधारित है सारा तथ्य। क्योंकि डीएनए की रिसर्च जो है बहुत ही ताकतवर तरीके से, बहुत ही सही तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से ये प्रमाणित करती है डीएनए रिपोर्ट हर चीज को। 2014 के बाद दुनिया में जो डीएनए का जिस तरीके से रिसर्च हुए, खोज हुए, विज्ञान में प्रगति हुई, इस विज्ञान की प्रगति ने जो पुराना इतिहास है उसको डीएनए के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। इसमें तार्किकता है, ये बिल्कुल सिद्ध प्रमाण है, मतलब इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसीलिए पूरे दुनिया के जो लोग हैं
वो इस इतिहास को, इस रिपोर्ट या रिसर्च के आधार पर जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, उसी के आधार पे अपने इतिहास को दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी आधार पर हम अपने देश के इतिहास को और रिसर्च को आपके सामने रखेंगे साथियों। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि 70,000 साल पहले यूरोप में आए, जो अफ्रीका के लोग थे वहाँ पे, और वहाँ से फिर पूरी दुनिया में फैल गए। आगे साथियों हमारे देश की बात करते हैं तो भारत में यह समूह लगभग 65,000 साल पहले आया होगा। ये जो है, जो डीएनए की रिपोर्ट है उससे सिद्ध होता है। यही अफ्रीकी समूह भारत के प्रथम विदेशी नागरिक समूह था। यही अफ्रीकी समूह भारत के प्रथम विदेशी नागरिक समूह था। यही भारत के प्रथम नागरिक थे। अब जब वो हमारे देश में आए तो यहाँ कोई था? हाँ, यहाँ था। यहाँ रह रहे आदि मानवों को विलुप्ति की ओर धकेल कर यहाँ के मालिक बने। यहाँ आदि मानव थे जिनके साथ इनके टकराव हुए, और इतिहास में जो ये हमारे यहाँ के आदि मानव थे वो विलुप्त हो गए, और जो होमोसेपियन, जो ये अफ्रीका से ग्रुप आया था, ये यहाँ के मालिक बन गए। आदि मानव कब विलुप्त हुए, वो कौन थे, इसकी तथ्यों पर आधारित जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि होमोसेपियंस आने के बाद फिर होमोसेपियन का जो उनका इतिहास है या उनकी जानकारी है, वही जानकारी हमको इतिहास में मिलती है। अब आगे विकास क्रम कैसे जाता है? 9,000 साल पहले खेती की शुरुआत होती है। यहीं से नई खेतिहार बस्ती बनती हैं। 7,000 साल से 3,000 साल ईसा पूर्व जेग्रास क्षेत्र के ईरानी कृषकों का समूह पहुंचता है। कहाँ पे आता है? ये दूसरा समूह है जो हमारे देश में आता है, जो भारत के प्रथम भारतीयों के समूह में मिश्रित हो जाते हैं। यानी जो अफ्रीका से जो लोग आए थे उनका जो समूह था, उसके अंदर ये जो दूसरा समूह आया, किसानों का समूह, वो उसके साथ मिश्रित हो जाता है। यानी ये दूसरा विदेशी समूह था जो हमारे देश की धरती पे आया, और दोनों समूह आपस में मिश्रित हो गए। अब साथियों आगे हम देखते हैं, कृषि का विकास मेहरगढ़ की सभ्यता में दिखता है। ये सभ्यता 7,000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक जारी रही। इसी तरीके से 5500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व में आरंभिक हड़प्पा युग शुरू होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921-22 में की थी। हमको ये ध्यान रखना है साथियों कि जो विकास क्रम है, उस विकास क्रम में जो चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे इतिहास में जब हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी, तब इतिहास एक अलग तरीके से हम लिख रहे थे, अलग तरीके से समझ रहे थे। मगर जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और ये खोज कब हुई? अंग्रेजों के समय में दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921-22 में हुई थी। ये दोनों पुरातत्ववादी थे, पुरातत्वविद थे। अब इस खोज के बाद फिर पूरा इतिहास अलग तरीके से सोचने लगे। हमारा जो अतीत का इतिहास है, आदि इतिहास है, उसके बारे में फिर अलग तरीके का सोच बना। इस तरीके से हमको समझना है कि जो खोजें होती हैं, उस खोजों के आधार पर एक नई तरीके की परिस्थिति बनती है, जो हमारे देश में भी बने, दुनिया में भी ऐसी ही होता है। यहाँ से भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास में नई समझ बनी। ऐसी कई सभ्यता और भी बनी जिनकी खोज की गई। यानी जैसे जैसे खोज हुई, वैसे वैसे हमारे देश का जो इतिहास है, हमारे देश की जो समझ है, उसके बारे में नई नई खोजों से नए तरीके की समझ विकसित हुई। ये हमको ध्यान रखना है।
इसके आगे हम देखते हैं कि 2000 ईसा पूर्व में एक समूह चीन से आता है। 2000 से 1000 ईसा पूर्व घास के मैदान के चरवाहों, जिसमें जिग्रास के खेतिहार, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलने वाले लोग, तिब्बती बर्मा भाषा बोलने वाले लोग सहित कई समूह आते हैं। इन सभी समूहों ने बड़ा सांस्कृतिक मिश्रण प्रदान किया। ये तीसरा बड़ा समूह था। अब ये समझना है, हमारे देश में पहला समूह आया, दूसरा समूह आया, फिर ये तीसरा समूह आया। ये सारे होमो सेपियंस है, ध्यान रखना है। हमारे देश पे जो, देश की धरती पे जो आदि मानव थे वो विलुप्त हो चुके थे। तो ये जितने भी लोग हमारे देश में आ रहे हैं वो यहीं के हो जा रहे हैं, यहीं में शामिल हो जा रहे हैं, और इनके जो जीन्स हैं या इनके जो डीएनए हैं वो मिक्स हो रहे हैं। जैसे नस्ल के बारे में हम बोलते हैं, आर्य सभ्यता के बारे में बोलते हैं कि आर्य एक नस्ल है। इस तरीके ये भी अलग अलग नस्ल के लोग आए और ये नस्ल के लोग इकट्ठे होकर के मिश्रित नस्ल के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए। तो ये ध्यान रखना, तीसरा समूह ये बड़ा समूह था जो हमारे देश के अंदर आया। इसके आगे साथियों, अब हमको ये समझना है कि अनुवांशिकी प्रणाली कैसे काम करती है, ये जो किस तरीके से जांचते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। इसी से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपसे निवेदन है कि पेशेंस रख के आखिरी तक इस वीडियो को सुने, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो अब हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अनुवांशिकी प्रणाली कैसे काम करती है। ये पूरी जो साइंस है ये कैसे काम करती है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि मनुष्य को जितने जेनेटिक कोड की जरूरत होती है वह क्रोमोजोम के 23 जोड़ों में बंद है। यानी जो जो आपका जानकारी है कि आदमी का, मनुष्य का जानकारी कैसे मिलती है, जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं, वो मनुष्य के अंदर ही है, और उसका जो क्रोमोजोम है उसके 23 जोड़ों में बंद है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हो। हर व्यक्ति का mtDNA पूरी तरीके से उसकी मां से मिला होता है। इसमें दो तत्व बहुत ध्यान रखना है, एक क्रोमोजोम और दूसरा mtDNA। mtDNA जो है ये बहुत प्रमुख तत्व है। ये माँ से मिलता है, यानी माँ से बच्ची को मिलता है। जब हम महिलाओं का डीएनए तलाशेंगे तो mtDNA को पीछे तक जाएंगे। तो mtDNA से किसका पता चलेगा कि आपकी माँ, वो उसका डीएनए किसके साथ मिलता है। उसी तरीके से पिता भी अपनी माँ से mtDNA धारण करता, पिता भी धारण करता, लेकिन पिता यह mtDNA अपने नर या मादा बच्चों को नहीं सौंपता। इसको ध्यान रखना कि mtDNA जो है माता पिता दोनों में आता है, mtDNA माता पिता दोनों से आता है, मगर जो mtDNA है उसको महिला अपनी बच्ची को देती है, मगर पिता mtDNA को अपने बच्चे को यानी बेटे को नहीं देता, मादा को नहीं देता, नर को नहीं सौंपता। ये 23 क्रोमोजोम mtDNA के साथ मिलकर एक व्यक्ति के जीन समूह की रचना करते हैं। 23 जो क्रोमोजोम है ये मिलकर के एक जीन समूह की रचना करते हैं। जो ये 23 क्रोमोजोम है इसमें आधे का योगदान मां करती है और आधे का योगदान पिता करता है, जो मिलके आगे की पीढ़ी में जाते हैं। यही जीन समूह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जाते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को क्रोमोजोम के 23 जोड़ों का पूरा सेट प्रदान करते हैं। इस सेट में जो 23वां जोड़ा यौन क्रोमोजोम है, जो किसी व्यक्ति को नर या मादा बनाता है। इस साइंस की चीजें साथी थोड़ी समझने में कठिनाई होगी, मगर इसको ध्यान से समझोगे तो धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी।
तो ये हमने जो समझाने की कोशिश की है कि ये 23 क्रोमोजोम का समूह होता है, यही आधा उसमें माँ का योगदान होता है, आधा पिता का योगदान होता है। वो यही जीन समूह अगली पीढ़ी में जाता है और ये पूरा सेट जाता है 23 जोड़ों का। और जो 23वां जोड़ा होता है वो यौन क्रोमोजोम होता है, जो किसी व्यक्ति को नर या मादा बनाता है। तो ये साइंस की चीजें हैं जो समझने में आपको थोड़ा सा थोड़ा सा परेशानी होगी, मगर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर कोई डबल एक्स किस्म के 2 यौन क्रोमोजोम धारण करता है तो वह व्यक्ति मादा होगा। ये प्रजनन की प्रक्रिया का सिद्धांत है। अगर कोई व्यक्ति डबल एक्स किस्म के 2 यौन क्रोमोजोम धारण करता है तो वह व्यक्ति मादा होगा। अगर एक्स वाई किस्म के 2 क्रोमोजोम धारण करता है तो वह नर होगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखने की बात है कि हमारे समाज में बहुत आम धारणा है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो महिलाएं लड़का या लड़की पैदा करते हैं, तबकि हमको ये ध्यान रखना है कि महिलाओं का कोई रोल नहीं होता है लड़का और लड़की पैदा करने में, उसमें पुरुष का रोल होता है। इसीलिए इस साइंस का जो समझ है वो हर व्यक्ति के अंदर रहना बहुत जरूरी है। आगे नर द्वारा धारण किए जाने वाला वाई हिस्सा उसके पिता से आता है। यह वाई क्रोमोजोम सैकड़ों हजारों साल लंबी पैतृक वंशावली के माध्यम से आया होता है। इस प्रकार से वाई क्रोमोजोम आपको आपके पिता के पिता से निरंतर प्राप्त होता है। ये वाई क्रोमोजोम होता है, ये पिता से आता है। और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका प्रथम पिता है, यानी पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, ऐसे करते जाओगे तो जो आपका बिल्कुल आखिरी पिता है उससे ये आगे ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। इसको पैतृक वंशावली कहते हैं। तो इस तरीके से आता है। इस तरीके से आप जो वाई क्रोमोजोम है वो आपको आपकी वंशावली से प्राप्त होता है। तो यही समझाता है, इसी से पकड़ में आता है कि आप किस वंशावली से आए हो। इसी प्रकार से एम्प्टी डीएनए, मैंने क्या बताया, क्रोमोजोम पुरुष की आइडेंटिटी को दिखाता है और एम्प्टी डीएनए माँ की आइडेंटिटी को दिखाता है। इसी तरीके से एम्प्टी डीएनए माँ से क्रमशः प्राप्त होता है, यानी उसके माँ का, फिर उसके माँ का, फिर ये महिलाओं के अंदर, मतलब महिला का एक, जैसे महिला की बेटी है, फिर उस बेटी की बेटी है, उस बेटी की बेटी है, ये महिलाओं में ट्रांसफर होता है एम्प्टी डीएनए। इसीलिए वाई क्रोमोजोम और एम्प्टी डीएनए पूरी तरह से पैतृक और मातृक वंशावली से आए होते हैं, पूरी तरीके से। एम्प्टी डीएनए एक अटूट श्रृंखला है जो माँ से बेटी में स्थानांतरित होती है। एम्प्टी डीएनए एक अटूट श्रृंखला है जो माँ से बेटी में स्थानांतरित होती है, जबकि वाई क्रोमोजोम पिता से पुत्र में स्थानांतरित होता है। ये शायद आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, जो बेसिक चीज है जिसको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं साथियों। जब हम भारतीय स्त्रियों के वंशज को देखते हैं तो इनमें एम्प्टी डीएनए वंशावली 70 और 90% हिस्से के बीच का उद्गम प्रथम भारतीयों में से है। ये समझना है कि जो यदि हम भारतीय जो महिलाएं हैं, स्त्रियों के डीएनए को टेस्ट करते हैं कि स्त्रियां किस स्त्री की वंशज हैं, तो हमारे पूरे देश की जो स्त्रियां हैं वो 70 से 90% उनके डीएनए किनसे मिलते हैं, जो प्रथम भारतीय महिलाएं हैं। प्रथम भारतीय महिलाएं कौन सी हैं? जो अफ्रीका से पहला समूह हमारे देश में आया, उनसे मिलते हैं। यदि आप इनकी मातृपक्षीय वंशावली को तलाशते हुए युगों पीछे जाएंगे तो आप एक ऐसी स्त्री के पास पहुंचेंगे जो अफ्रीका से आई एक मूल प्रवासी थी और लगभग 65,000 साल पहले भारत पहुंची थी। ये इस साइंस की तकनीकी से सिद्ध हुआ है
कि यदि हम महिलाओं के डीएनए को देखते हैं, पीछे 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 जाते हैं, तो हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जो अफ्रीका से जो महिला आई थी, पहली महिला जो आई थी, वो प्रवासी के रूप में, उनका डीएनए हमारे देश की 70 से 90% महिलाओं के डीएनए के साथ मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो महिलाओं का जो महिला हमारे अभी वर्तमान में हैं, इनका जो वंशज है, इनका मूल वंशज है, वो अफ्रीका से आई मूल प्रवासी की महिला है। ये इस साइंस से प्रूफ होता है साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हमको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों, इसी प्रकार से जब हम वाई क्रोमोसोम को देखते हैं, वाई में किसका, पुरुषों का है, इसी प्रकार से 10 से 40% वाई क्रोमोसोम वंशलियां प्रथम भारतीयों के वंश की हैं। मतलब हमारे देश के जो पूरी जो आबादी है उसमें 10 से 40% किसका है, किसका डीएनए है, प्रथम भारतीयों, मतलब जो अफ्रीका से आए हुए थे उनका डीएनए 10 से 40% लोगों के अंदर है। यदि तमाम भारतीय पुरुषों के 10 से 40% मामले में अगर आप उनकी पितृपक्षीय वंशावली का उद्भव तलाशते हुए युगों पीछे तक जाएंगे तो आप एक ऐसे पुरुष तक पहुंचेंगे जो अफ्रीका से आया एक मूल प्रवासी था। ये आज भी यानी 10 से 40% लोगों का डीएनए किनका डीएनए है, जो अफ्रीका से आए एक मूल प्रवासी थे, वहां तक पहुंचते हैं। अब आगे देखो, इसलिए कोई सी भी भाषा बोलते हो, किसी भी हिस्से में रहते हो, हम सब बाहर से आए हुए एक मिश्रित नस्ल हैं, मिश्रित नस्ल हैं। ये हमको ध्यान रखना है। आगे साथियों, अगला एक रिसर्च में इसी में कहते हैं, इस तकनीकी के रिसर्च से दोनों का वैश्विक इंसानी अनुवांशिक डेटाबेस मौजूद है। यानी जो तकनीक है, इसमें दुनिया भर की जितनी अलग अलग इंसानी वंशावलियां हैं उनका अलग अलग डेटाबेस इन वैज्ञानिकों ने बनाया। अब यह देखना है कि एक समूह से ज़्यादा लोग कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा आप कि ये जो वर्तमान में जो रिसर्च हुआ है इसमें कौन से समूह कहाँ हैं, किस समूह के साथ डीएनए मैच हो रहा है, और जिनके साथ मैच हो रहा है वो समूह कहाँ हैं, अभी वर्तमान में कहाँ हैं। इस तकनीक से वैज्ञानिकों ने आगे जो तलाशा, इसी तरीके के समूह को वैज्ञानिकों ने हेल्पो समूह नाम दिया। जो अलग अलग एक ग्रुप उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हैं, इन समूहों को क्या नाम दिया, हेल्पो समूह, हेल्पो समूह कहा। इस तरीके से अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया। एमटी डीएनए की वंश वृक्ष की सबसे पुरानी शाखाएं L0, L1, L2 और M7 एक समूह है। यानी ये समूह हैं जिसमें एमटी डीएनए की जो वंश वृक्ष की सबसे पुरानी शाखाएं ये हैं जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च से निकाली। जबकि वाई क्रोमोसोम की सबसे पुरानी शाखाएं ये बी, सी, टी और डी हैं। ये शाखाएं का मतलब ये है कि सबसे पुराने जो लोग हैं उनकी जो अलग अलग आगे बढ़ी, उनकी जो शाखाएं, उनसे जो अलग अलग ग्रुप्स बने, उनसे जो अलग अलग ग्रुप्स बने। तो इस तरीके से जो पुराने ग्रुप्स हैं वो पुरुषों में ये बी, सी, टी और डी हैं, महिलाओं में L0, L1, L2 और M7 है। ये बात आप समझ गए होंगे, इसको तथ्यात्मक रूप से ध्यान रखना है। अगर दो व्यक्ति एक ही एमटी डीएनए हेल्पो समूह के हैं तो इसका मतलब है कि उनके हेल्पो समूह के उद्भव के समय से ही एक साझा नारी पुरुष रही है। फिर समझो, यदि दो व्यक्ति एक ही एमटी डीएनए हेल्पो समूह के हैं, एमटी डीएनए मतलब महिला है, तो इसका मतलब है कि उनके हेल्पो समूह के उद्भव के समय से एक साझा नारी पूर्वज रही है। आगे, अगर दो व्यक्ति एक ही वाई क्रोमोसोम यानी पुरुष हेल्पो समूह के हैं
तो इसका मतलब है कि उनके हेल्पो समूह के उद्भव के समय से ही एक साझा नर पूर्वज को साझा करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अगर दो व्यक्ति में ये है तो इसका मतलब है कि वो दोनों, उनका कोई एक साझा पूर्वज है जिससे उनका उद्भव हुआ है। उसी तरीके से महिला के अंदर यदि दो महिलाएं हैं जिसके अंदर सेम तरीके के हेल्पो समूह हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक साझा नारी उनकी पूर्वज है। तो इस तरीके से इन दोनों तथ्यों को ध्यान रखना है। अब आगे हम ये देखते हैं कि अनुवांशिकी वैज्ञानिक अफ्रीका से भारत समूह को कैसे निर्धारित करते हैं। अब हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पे आ गए कि भारत अफ्रीका से जो समूह आए उसको कैसे निर्धारित करते हैं। जब आप अफ्रीका से बाहर गए लोगों का एम्प्टी डीएनए पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये सब L3 नामक हेल्पो समूह में आते हैं। जब आप अफ्रीका से बाहर गए लोगों का एम्प्टी डीएनए पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये सब L3 हेल्पो समूह से आते हैं जिनकी वंशावली अफ्रीका में फैली हुई है। इसका मतलब है कि अफ्रीका के बाहर के सारे लोग उस एक अफ्रीकी स्त्री के वंशज हैं जिनसे L3 नामक हेल्पो समूह का जन्म हुआ। यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार से जब हम वाई क्रोमोसोम पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि ये सीटी नामक एक मूल हेल्पो समूह से उत्पन्न है। इसका मतलब है कि अफ्रीका के बाहर के सारे लोग उस एक पुरुष के वंशज हैं जिसने वाई क्रोमोसोम हेल्पो समूह सीटी की शुरुआत की थी। ये थोड़ा सा समझते जाना, क्रिटिकल है। एक बार नहीं समझ में आया तो दो बार सुन लेना, धीरे से समझोगे समझ में आ जाएगा। ये जो अलग अलग समूह बताया उसमें हमने पीछे बता चुके हैं, उसी का ये आगे अब वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये सीटी जो हेल्पो समूह है उसमें कौन सा है, वाई क्रोमोसोम जो है ना वो इसके अंदर आता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब सवाल यह है कि 70 साल पहले या उसके बाद घटित होने के काल का निर्धारण कैसे किया गया। उत्परिवर्तन की रफ्तारों और आज के समय के जीन समूह संबंधी आंकड़ों के सहारे अनुवांशिकीविद किन्हीं भी हेल्पो समूह के उद्भव के समय का हिसाब लगा सकते हैं। इसी तकनीकी से ये हिसाब लगाया गया कि L3 नामक हेल्पो समूह का उद्भव 70,000 साल पहले हुआ था। ये विज्ञान से किस तरीके से ये रिसर्च किया गया उसके बारे में समझा रहे हैं। इसी से भारत में आकर बसने वाले मनुष्यों की तिथि 65,000 साल के आसपास निर्धारित की गई है। इस विज्ञान से ये तथ्य निर्धारित किए गए हैं, ये बता रहे हैं। अब आगे आते हैं। खुद को आर्य कहने वाले इंडो यूरोपियन भाषा वाले लोग भारतीय महाद्वीप में कब और कैसे पहुंचे। यह हमारे देश की आज 3/4 लोग इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी और मराठी। यानी अब यहाँ से वो हम समझा रहे हैं आपको कि आर्यों का जो ग्रुप है वो कब आया यहाँ पे। और इंडो यूरोपियन ग्रुप था ये, जो अपने आप को आर्य कहते थे। वो आर्यों की जो भाषा थी वो भाषा में से ये सारी भाषा जो निकली हैं हमारे देश के अंदर, ये भाषा बोलने वाले जो लोग थे बाद में पैदा हुए। ये कब आए हमारे देश में, इसको कैसे निर्धारित करते हैं। आगे बात करते हैं कि आर्यों की अनुवांशिकी निशानी की पड़ताल करते हैं तो वाई क्रोमोसोम हेल्पो समूह RLA या उसका सबक्लाइड RLA M417
जिससे दुनिया भर की वंशावलियों की जानकारी मिलती है। 3800 ईसा पूर्व के आसपास RLA M417 दो समूहों RLA Z282 RLA Z93 में विभाजित हुआ। मतलब ये समूह जो था, ये समूह दो हिस्सों में विभाजित हो गया, दो समूह बन गए। जब RLA 93 मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में दिखाई देता है। RLA 93 ये वाला मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में दिखाई देता है। इसके आगे कहते हैं कि भारत में पाए जाने वाला RLA Z93 मध्य एशिया की स्टेपी के बहुत से नमूनों में पाया जाता है। भारत में कौन सा पाया जाता है? RLA Z93। तो ये Z93 मध्य एशिया के बहुत से नमूनों में भी पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी पाया जाता और वहाँ भी पाया जाता। इसका मतलब है कि ये वहाँ से, इस एरिया से इस तरह पाए जो 2500 ईसा पूर्व तक थे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारत की RLA Z93 आबादी यूरेशियाई स्टेपी क्षेत्र के किसी हिस्से से आई है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, तथ्यात्मक जानकारी है। इसी से समझ में आता है कि जो आर्य हमारे देश में आए थे वो किस समय में आए और किस तरीके से उनके जो DNA हैं वो किन लोगों से मिलते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ के ध्यान रखना है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो RLA Z93 आबादी यूरेशियाई स्टेपी क्षेत्र के किसी हिस्से से आई। इससे भारत की सभी RLA वंशावलियों की जानकारी मिलती है जो हमारे देश में वर्तमान में मौजूद हैं। आगे, भारत के आबादी समूहों के भीतर जब RLA पर नजर डालें तो यह उच्च जातियों में ब्राह्मणों में सबसे अधिक मिलता है। किसमें मिलता है? ब्राह्मणों में मिलता है। RLA समूह, RLA जो जो सब हेल्पो समूह है, और ये कहाँ मिलता है? जो जब वो आए हैं, जो मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ। तो उच्च जातियों में ब्राह्मणों में सबसे अधिक मिलता है। निचली जातियों की अपेक्षा ऊंची जातियों में RLA की प्रधानता बहुत अधिक है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण और जो उच्च जाति के जो जो हम कहते हैं इतिहास में कि ये सारे जो जिनका RLA उनके साथ मिलता है, ये उस कुल के या उस जीन्स के, उस DNA के लोग हैं जिनका DNA उन लोगों के साथ मिलता है। इससे क्या समझ में आता है? जो यह दर्शाता है कि ब्राह्मण आबादी के पूर्वज यूरेशियाई स्टेपी क्षेत्र के प्रवासी हैं जो भारत में आए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इससे जो ये दर्शाता है कि ब्राह्मण आबादी के पूर्वज, यानी हमारे देश के जो ब्राह्मण हैं उनके पूर्वज यूरेशियाई स्टेपी क्षेत्र के प्रवासी हैं जो भारत में आए थे। इसका मतलब क्या है कि जो आर्य है वो भारत में बाहर से आए थे। बाहर से आए थे। वो कहाँ से आए थे? इनके पूर्वज यूरेशियाई स्टेपी क्षेत्र के प्रवासी थे। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। इस समय चरवाहा प्रवासियों के कई समूह आते हैं, कई अलग अलग समूह आते हैं। इन्हीं में आर्यों का आगमन होता है जो इंडो यूरोपियन भाषाएं और नई मजहबी संस्कृति लेकर हड़प्पा काल के आखिरी दौर में भारत पहुंचते हैं। हड़प्पा काल के आखिरी दौर में भारत पहुंचते हैं और ये अपने साथ में संस्कृत का आरंभिक रूप, सांस्कृतिक अवधारणाएं, बलि जैसी अनुष्ठानों की प्रथाएं और घोड़े लेकर आए थे। ये जो समूह आया था इसका अपना सब कुछ एक सिस्टम था। इनका एक अपना एक संस्कृति था। इनका अपना एक तरीके की अवधारणाएं थी। ये यज्ञ करते थे, बलि चढ़ाते थे। तो और साथ में क्या था
घोड़ा लेकर आए थे। तो ये एक पूरा एक इनका मजहबी एक पूरा सिस्टम था जिसको लेकर ये आर्य हमारे देश में आए थे। इसके आगे साथियों समझना कि हड़प्पा सभ्यता का आर्यों और संस्कृत या वेदों से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के साथ आज की तारीख में जो भी लोग हैं हमारे देश के, जो आर्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और भी जो भी लोग हैं, वो सारे लोग ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी, आर्यों ने ही उसको पैदा किया, और ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ शिवलिंग निकला, वहाँ फलाना चीज निकला, इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। मगर ये पूरा जो रिपोर्ट है ये बताती है कि हड़प्पा सभ्यता का आर्यों और संस्कृत या वेदों से कोई लेना देना नहीं था। यह आर्यों से पहले की या वेदों से पहले की सभ्यता थी। 1900 से 1300 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता था। जब आर्य उस समय आ रहे थे और आर्यों के या बाहर के जो समूह आए थे, उसी समय इस सभ्यता का पतन हो गया था। हड़प्पा के पतन के समय में बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों का पलायन दक्षिण सहित कई हिस्सों में हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो दक्षिण है भारत का, उसका जो अलग अलग भाषा है, उसका जो संस्कृति है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो समझ में आएगी कि आपको वो लोग जो है हड़प्पा सभ्यता से पलायन किए हैं। आर्य हड़प्पा सभ्यता से आर्यों का संबंध नहीं है, मगर हड़प्पा सभ्यता से इनका संबंध है जिन्होंने हमारे देश में दक्षिण की तरफ बड़ी संख्या में पलायन किया। आगे और स्पष्टता आएगी चर्चा में। इसलिए आर्यों के डीएनए 2000 ईसा पूर्व के पहले से आए समूहों में बहुत ही मामूली मिलते हैं। अब यह समझना है कि जो हमारे देश के अंदर पहले से जो समूह अलग अलग आए, उन समूहों के अंदर आर्यों का डीएनए नहीं मिलता, मतलब बहुत ही मामूली मिलता है, जो बाद में कहीं मिक्स हुआ होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के अलावा जो भारत की आबादी है, उसमें प्रथम भारतीय समूह के डीएनए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के अलावा जो भारतीय आबादी है, उसमें प्रथम भारतीय समूह के डीएनए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो अफ्रीका से आई मूल नस्ल है, उस नस्ल का डीएनए किसके अंदर ज्यादा है? जो हमारे देश के शूद्र हैं, जिनको इन्होंने शूद्र कहा, और हमारे साउथ की और बाकी सारी जो लोग हैं, उनके अंदर जो प्रथम भारतीय है उसका डीएनए अधिक मात्रा में है। इसका आशय है कि जो आर्यों का डीएनए अलग है, जो अफ्रीका से आए हुए पहले आए हुए समूह थे जो भारत में आए, उनका डीएनए बाकी के जो शूद्र हैं और बाकी का जो समाज है उसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो ये वर्गीकरण बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्राह्मण, इसलिए कहते हैं आर्य और अनार्य। आर्य अलग हैं और अनार्य अलग हैं। इसका मतलब अनार्य जो हैं वो जो जो अफ्रीका से आए मूल निवासी थे, उनका डीएनए उनमें ज्यादा है, और आर्यों का डीएनए ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों में ज्यादा, उसमें ब्राह्मणों में ज्यादा है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। यूरोप के आर्यों के समूह के डीएनए मामूली मिलता है। कौन सा? जो यूरोप के जो आर्य हैं उनका जो डीएनए है, किसमें? जो बाकी जो आबादी है उनमें बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। इस बात को हमको देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों, जिनसे सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं। इससे भारतीय आबादी के अतीत के पूर्वजों का डेटा मिलता है। भारतीय समाज मिश्रित डीएनए वाली नस्ल है। जो भी समूह भारत में मिले वह सब भारतीय हैं। इसलिए हमारे देश पर किसी एक नस्ल या समूह का दावा
पूरी तरीके से खारिज होता है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश विविधताओं हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है साथियों। इसलिए हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके की नस्लें हैं जो बाहर से आई हैं। हमारा पूरा समाज मिश्रित नस्ल है, मिली जुली नस्ल है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे साथियों जो हम बात करते हैं, भारतीय आबादी में पहला समूह, भारतीय जो प्रथम समूह जो 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे, 7,000 जो अलग अलग समूह हैं उसमें दूसरा जो समूह था 7,000 ईसा पूर्व ईरान के जैग्रासवासी जिसमें यूरेशियाई वंशावली थी। ये प्रथम भारतीय समूह में 4700 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के समय में मिश्रित हुए थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। किन्होंने? जो पहला समूह आया था कहाँ से? अफ्रीका से। दूसरा समूह आया था जग्रासवासी यूरेशियाई वंशावली के थे, ये ईरान से। इन्होंने मिलकर के हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया और यही फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग बाद में किस तरफ पलायन किए? दक्षिण की तरफ पलायन किए। तो ये जो पूरा एक समूह था, ये समूह किसकी तरफ गया? दक्षिण के पास, दक्षिण की तरफ गया। इसलिए वहां पे द्रविड़, जिनको आज कहते हैं द्रविड़ कहते हैं, तो ये जो अनार्य कहते हैं, जो ये जो आर्यों का समूह अलग था और ये समूह अलग था। इसको हमको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं यूरोप के इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग जो 2000 ईसा पूर्व के बाद आए, इस काल के अंतिम प्रवासी थे। अंतिम प्रवासी कौन थे? जो आर्य आए थे। आर्य जो है इंडो यूरोपियन भाषा भाषी लोग इनको कहते हैं। जो आर्य आए थे इस काल के ये अंतिम प्रवासी थे। 326 पूर्व ईसा पूर्व सिकंदर आया था। 150 ईसा पूर्व शक आए थे। 450 ईस्वी में हूण, यूनानी, यहूदी, पारसी, सीरियाई, फिर अरब के लोग आए, फिर मुगल आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए। अंग्रेजों ने भी भारत में घुसपैठ की। अब इतने सारे लोग हमारे देश के अंदर बाहर से आए, इतने सारे लोग हमारे देश के अंदर बाहर से आए। बाद में आए लोगों ने भारत की अनुवांशिकी पर बहुत छोटे प्रभाव डाले। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। बड़ा प्रभाव डालने वाले 3 जो है समूह थे जो मैंने आपको बताया। 2 समूह ये थे जो मैंने आपको बताया कि पहली भारतीय आबादी, पहला बड़ा समूह जो था जो अफ्रीका से आए थे 65,000 साल पहले। ये प्रथम आरंभिक भारतीय यही थे। उसके बाद से जो दूसरा ग्रुप आया जो इनके साथ मिक्स हुआ, ये ईरान की तरफ से आया था। इन्हीं ने मिलकर के हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। उसके बाद से ये अगला समूह है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय इंडो यूरोपियन भाषा भाषी लोग आए जो आर्य थे। ये आर्य कब आए? इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। वो आर्य इस काल के अंतिम प्रवासी थे जिन्होंने हमारे देश की वंशावली पर या हमारे देश के डीएनए पर काफी बड़ा प्रभाव डाला। तो इस बात को हमको ध्यान, इसके बाद भी बहुत सारे लोग आए हैं जो मैंने इसमें स्लाइड के अंदर हैं। जो बाकी के लोग आए उन्होंने बड़ी संख्या में जो डीएनए है उसको प्रभावित नहीं कर पाए, थोड़ा थोड़ा प्रभावित किया। मगर ये सारे लोग बाहर से आकर के हमारे देश में ही हमारी इसी नस्लों, मिश्रित नस्ल के अंदर ये लोग भी मिश्रित हो गए, मतलब ये लोग भी शामिल हो गए। इस बात को हमको ध्यान रखना है। इस पूरी चर्चा के बाद से ये पूरा रिसर्च हमको बताता है, ये पूरा रिसर्च बताता है कि किस तरीके से भारत के अंदर कौन कब आया, किस तरीके से आया,
किस समय आया, किसका डीएनए उसके अंदर है, अभी ये रिसर्च पूरी तरीके से जस्टिफाई होता है, पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से सारा चीज समझाता है। और हमारे देश का नतीजा ये है साथियों, ये पूरा रिसर्च क्या बताता है कि हम सब भारतीय मिश्रित नस्ल है, मिली जुली नस्लें हैं। वो सारे समूह बाहर से आए हैं, सारे समूह बाहर से आए। इसलिए आज की राजनीति में जो लोग दावा करते हैं, वो एक समूह है कि जो ये दावा करते हैं कि आर्य यहाँ की मूल नस्ल है और आर्य ही यहाँ के एक ही तरीके की नस्ल है और सबसे पुरानी नस्ल है। आर्य ही दुनिया के मालिक हैं, भारत देश के मालिक हैं। तो आर्यों का डीएनए हमारे देश की कितनी आबादी किसके साथ मिलता है, उसकी संख्या कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है, उसका आकलन आप अब अभी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा जो जिनका डीएनए अलग अलग है, जो अफ्रीका मूल निवासियों से मिलता है, जो आर्यों से अलग डीएनए वाले लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है। इसीलिए साथियों, आर्यों का जो ये दावा है, आर्य के नाम पे जो भी ये दावा कर रहे हैं, ये दावा झूठ है, ये दावा गलत है। और ये सिद्ध होता है कि आर्य बाहर से ही आए हैं। और आर्यों के अंदर जो डीएनए, उसमें मुख्य रूप से ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण जो पूजा पाठ का काम करते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो इंडो यूरोपियन लोग हैं, उनका डीएनए उनके साथ मैच होता है। जो बाकी क्षत्रिय हैं और जो बाकी लोग हैं, उसके अंदर डीएनए उतना उस हिसाब से मैच नहीं होता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो खासतौर से बाकी के लोग हैं, ब्राह्मणों के अलावा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा, मतलब क्षत्रिय और वैश्यों में भी कम डीएनए है ब्राह्मणों का। उसके अलावा जो आबादी है, उसके अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं है। उसके अंदर किसका डीएनए है बड़ी संख्या में? जो अफ्रीका से आए प्रथम नागरिक हैं, जो ईरान से जग्रासवासी आए हैं, उनका जो है, उनका डीएनए इनमें सबसे ज्यादा है। इसलिए हमको ये समझना है कि जो ये मूल निवासी का या मूल नस्ल होने का दावा आर्य करते हैं, ये दावा इनका पूरी तरीके से खारिज होता है। इसके अलावा साथियों, दूसरा आंदोलन अभी चल रहा, बहुजन आंदोलन। बहुजन आंदोलन के अंदर भी एक मूल नस्ल या मूल आबादी का या मूल निवासी का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो कॉन्सेप्ट इसी आधार पे चल रहा है, इसी आधार पे चल रहा है कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है, जो पूरे अनार्य हैं, ब्राह्मणों के अलावा जो पूरी आबादी है, वो आबादी मूल निवासी है। तो मूल निवासी होने का जो दावा है, इसके हिसाब से वो मूल निवासी कह सकते हैं। मगर हम मूल निवासी के पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि हम अफ्रीका से, हमारी मूल नस्ल जो है अफ्रीका से पैदा हुई है, वहाँ से ये नस्ल यहाँ आई है। और यहाँ आने के बाद हमारे देश की जो आबादी है, उस आबादी की ये नस्ल मूल नस्ल है, यानी ये मूल निवासी हैं, आरंभिक भारतीय हैं, जिनको हम अनार्य कहते हैं। और यही पूरे हड़प्पा सभ्यता के आखिरी में दक्षिण भारत की तरफ पलायन किए। उसके बाद से फिर बहुत जगह वो तो हमारे देश में मिश्रण होता रहा है, हमेशा लोग इधर उधर जाते रहे हैं। इसलिए हमें देखते हैं कि जो तमिल वाले लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, वो इस बारे में बहुत स्ट्रांग हैं। वो अपनी नस्ल के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ही ताकतवर तरीके से साउथ के लोग जो है उसको बनाए रखे हैं, उसको खत्म नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए आरएसएस का जो कहना होता है कि एक हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, आरएसएस इस पूरी जो दूसरी वाली
नस्ल है, दूसरी वाली संस्कृति, इसको नष्ट करके एक तरीके की संस्कृति को लाना चाहते हैं, ताकि वो ये साबित कर सकें कि पूरे देश पर एक ही तरीके की नस्ल है, एक ही तरीके का सब कुछ है। उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक तरीके का ये नहीं है। ये इस पूरी रिपोर्ट में मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया है। तो ये साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी लंबी चर्चा से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और विस्तार से हम कभी फिर चर्चा करेंगे। ये पहला बार हमने इसको पूरा समझ के वीडियो बनाया है। इसको मेरे को समझाने में भी काफ़ी मेहनत लगा है, मगर मुझे उम्मीद है कि इसको समझने के बाद, समझाने के बाद जब हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे तो पूरी तरीके से ये बात हमारे साथी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिर इस तरीके के आधार पर तर्क और चर्चा करने लगेंगे। इसलिए हमको हमारे देश के अंदर इस बात के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आर्यों का जो दावा है कि आर्य यहाँ की मूल नस्ल है, आर्य मालिक होने का दावा करते हैं, उसको खारिज किया जाए। और जिस तरीके से हमारा बहुजन आंदोलन भी एक मूल निवासी नाम की एक नस्ल का दावा कर रहा है, इसको भी हमको खारिज करना चाहिए। और हमको एक सामूहिक मिश्रित नस्ल के रूप में जो भी भारत देश के अंदर है वो सब भारतीय हैं, इस समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि ये लड़ाई होगी, एक बोलेगा हम मालिक हैं देश के, दूसरे बोलेगा हम मालिक हैं देश के, तब कि देश का कोई मालिक नहीं है, सभी मिलके मालिक हैं देश के। इसलिए आज का जो समय है उसमें जरूरी है कि सब मिलकर के एक मिश्रित नस्ल के रूप में स्वीकार करें और सब भारतीय हैं इस बात को स्वीकार करें। हमारी साझी विरासत है, सब तरीके की संस्कृतियां हैं, सब तरीके के लोग हैं। इसलिए हमारा जैसे संविधान बना, अंबेडकर साहब ने बनाया, उस संविधान के अंदर जो भारतीय की परिभाषा डिफाइन की हुई है, यानी जो भी भारतीय है, जो हमारे संविधान के दायरे से जो भारत का नागरिक है, वो भारतीय है। इसलिए हमको एक भारतीय की परिभाषा के साथ पूरे देश को जोड़ करके, पूरे देश की एकता बना करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जो ये अभी लड़ाई चल रहा है, अभी एक तरफ जो आर्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक तरफ दुश्मन बना के रखा है किसको? मुसलमानों को। मुसलमानों को धर्म के नाम पे, ईसाइयों को उन्हें अपना एक सिद्धांत बना के रखा है। और दूसरी तरफ वो जो अनारी हैं, जो शूद्र हैं, उनको भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं और अपने आप को मूल मालिक कहकर के ये सब कर रहे हैं वो। दूसरी तरफ हमारा जो बहुजन आंदोलन है, वो मूल नस्ल, मूल निवासी बोल के वो अपना एक ब्राह्मणों के ऊपर लांछन लगा करके उनके ऊपर एक अलग तरीके की ग्रुपिंग हो रही है। तो इससे देश के अंदर लड़ाई होगी, बंटवारा होगा, अराजकता होगी, तब किस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। ये ज्यादा बेहतर होगा स्वीकारना कि हम सब भारतीय हैं, वो हम सब एक मिश्रित नस्ल हैं, सभी लोग बाहर से आए हैं और बाहर से आने के बाद से यहाँ के सब लोग निवासी बने हैं। ये ज्यादा बेहतर होगा। तो साथियों, काफी लंबी चर्चा होगी, लगभग 54 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे लिए समझाना भी ये काफ़ी टफ था समझ करके, और धीरे धीरे जब चर्चा करते रहेंगे तो दिमाग पे अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो अभी हो सकता है समझाने में कहीं कुछ दिक्कत हुई हो, तो दोबारा हम जब बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सब चीज़ें आ जाएंगी तो हम फिर से दोबारा चाहेंगे तो एक बार और समझा देंगे। तो अपनी बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स आपको, धन्यवाद। इस स्लाइड यहीं धन्यवाद लिखा आ गया है। मुझे उम्मीद है कि सब थ्योरी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये समझने में, और हमारे देश के पूरे पुराने इतिहास को समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो इस वीडियो को साथी यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। फिर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।